दोस्तों आप लोगों ने बहुत सी मम्मीज के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर क्या आप लोग लाइटनिंग गर्ल द मेडियन के बारे में कुछ सुना है? तो दोस्तों कुछ लोग सवाल करेंगे कि ऐसा क्या खास है मेडेन में जो हम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों जो लोग नहीं जानते हैं हम उन्हें बता दें कि मेडेन एक ऐसी मम्मी थी जिसकी बॉडी 500 साल बाद भी उसके अंदर के सभी पार्ट पूरी तरह से सुरक्षित थे। मेडेन की बॉडी 500 साल बाद भी खराब क्यों नहीं हुई, यह जानकर आपका भौचक्का निकल जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से आवाज सही नहीं आ रही होगी। तो दोस्तों ऐसा कौन सा टाइम है पूरे दिन भर में जहां पर आपको पहले से पता चल सकता है कि कोई भयंकर बीमारी से पीड़ित कोई पेशेंट या किसी खतरनाक एक्सीडेंट के चलते अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ कोई व्यक्ति या फिर कोई करीबी बूढ़ा इंसान कब मर सकता है, इसका अंदाजा आप पहले से लगा सकते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए यह वीडियो आपको कुछ ऐसी जानकारियां देकर जाएगी जो आपको पूरी जिंदगी बड़े काम आ सकती है। तो दोस्तों जब कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में बहुत दुखी होता है तो वो क्या करता है? पहले तरह का इंसान अपने दुख को किसी दूसरे के साथ साझा करता है। इससे उस इंसान का दुख खत्म तो नहीं होता है लेकिन उसका दुख हल्का जरूर हो जाता है। दूसरी तरह का इंसान उस दुख को मिटाने के लिए अपने मन को तरह तरह से समझाता है, लेकिन इस दुख की वजह से अगर वह डिप्रेशन में चला गया तो वो सुसाइड भी कर सकता है। या फिर सुसाइड ना करे, अंदर ही अंदर घुटता रहे तो यह घुटन उसको धीरे धीरे बर्बादी की तरफ लेकर जा सकती है। तो दोस्तों इस घुटन से बचने के लिए आज हम सबसे बेस्ट तरीके के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। सन 1999 ईस्वी में चिली की सीमा से 500 मील दूर ज्वालामुखी के पास से अर्जेंटीनियन वोल्केनो एक्सपेडिशन यानी कि अभियान के दौरान एक लड़की की डेड बॉडी मिली। जब इस बॉडी को एनालाइज किया गया तो यह पता चला कि यह बॉडी 500 साल पुरानी थी। इस बॉडी के सभी इंटरनल ऑर्गन पूरी तरह से सुरक्षित थे। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जब यह बॉडी मिली थी तो यह बर्फ में पूरी तरह से जमी हुई थी। बर्फ की कठोर परिस्थितियों के चलते ऐसा हो पाया। इस बर्फ की कठोर परिस्थितियों ने इस मम्मी को अब तक की मिली सबसे सुरक्षित मम्मी में से सबसे पहले नंबर पर ला खड़ा किया। पहाड़ के शिखर पर 500 साल बाद भी उसके दिल और फेफड़ों में खून था। यह बात पूरी तरह से अजीब है क्योंकि उसे सुरक्षित रखने के लिए कोई भी विशेष उपाय नहीं किए गए थे। मेडेन को रिलीजियस रिचुअल के रूप में बलिदान किया गया था, जिसे कैपकोचा के रूप में जाना जाता है। मेडेन अकेली नहीं थी, इसके साथ 2 और भी बच्चे थे, जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। इन तीनों मम्मीज को चोटी की सतह से 105 मीटर नीचे खोजा गया था। मेडेन की मम्मी को लाइटनिंग गर्ल भी कहा जाता है क्योंकि यह मम्मी बिजली के तार के खंभों से टकरा गई थी। जोहान रेनहार्ड ने 22,100 फीट की ऊंचाई पर इन तीनों मम्मीज को खोजा था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बलिदान के समय मेडेन की उम्र 13 से 15 साल रही होगी। जब इसकी बॉडी को पूरी तरह से एनालाइज किया गया तो यह पता चला कि इसके बाल पूरी तरह से सुरक्षित थे और जब बालों का विश्लेषण किया गया तो यह पता चला कि मौत से पहले मेडेन को चीका बियर और कोका लिप्स के पत्ते दिए गए थे। मेडेन अपने अंतिम दिनों में छोटे बच्चों की तुलना में अपने सिस्टम को निष्क्रिय करने के लिए कोका और शराब की लगातार बढ़ती हुई मात्रा का सेवन करती रही होगी। जॉन जे कॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ने एक नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जिसे प्रोटियोमिक्स कहा जाता है, जो डीएनए की बजाय प्रोटीन पर केंद्रित होता है। उन्होंने इस मम्मी में पाए जाने वाले इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिव फाउंड इन सैंपल यानी कि एंटीबॉडी। तो दोस्तों जब कोई भी वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी उस वायरस से बचने के लिए कुछ तरह की एंटीबॉडी पैदा करती है। तो यहाँ पर उसी एंटीबॉडी की बात हो रही है। तो दोस्तों उन्होंने इस मम्मी में पाए जाने वाले इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिव फाउंड इन सैंपल यानी कि एंटीबॉडी की जब स्टडी की तो यह पता चला कि मेडेन उन रोगियों जैसी थी जो क्रोनिक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन यानी कि श्वसन रोग के संक्रमण से पीड़ित होते हैं। और डीएनए एनालिसिस में माइक्रोबैक्टीरियम की उपस्थिति पाई गई और जो माइक्रोबैक्टीरियम होता है वह अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए दोस्तों यह पता चला कि मेडेन की मौत के समय उसे टीबी की बीमारी थी। तो दोस्तों इन सब चीजों से यह पता चलता है कि मेडेन का जीवन बहुत ही तकलीफों से भरा रहा होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ।
तो दोस्तों ऐसा कौन सा टाइम है पूरे दिन भर में जहाँ पर आपको पहले से पता चल सकता है कि कोई भयंकर बीमारी से पीड़ित कोई पेशेंट या किसी खतरनाक एक्सीडेंट के चलते अस्पताल की बेड पर पड़ा हुआ कोई व्यक्ति या फिर कोई करीबी बूढ़ा इंसान कब मर सकता है, इसका अंदाजा आप पहले से लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। तो दोस्तों एक अध्ययन से यह पता चला है कि दिन हो या फिर रात, किसी भी समय की तुलना में सुबह 3 AM से लेकर के 5 AM के बीच में सबसे अधिक मौतें होती हैं। मतलब आमतौर पर मौतें 3 AM से 5 AM के बीच में ही ज्यादातर होती हैं। इसलिए 3 AM को आवर ऑफ घोस्ट भी कहा जाता है, यानी कि शैतान का घंटा भी माना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इस समय सबसे अधिक मौतें क्यों होती हैं। तो दोस्तों ऐसा पता चला है कि हमारा इम्यून सिस्टम 3 AM से 5 AM के बीच में सबसे अधिक कमजोर होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है तो वे सुबह जल्दी ही गुजर जाते हैं, क्योंकि उस समय उनका इम्यून सिस्टम सबसे कमजोर पॉइंट पर होता है। और यही सेम एक्सप्लेनेशन उस व्यक्ति पर भी अप्लाई होता है जो किसी खतरनाक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो। अगर यही एक्सीडेंट दिन के समय हो तो दिन के समय हमारा इम्यून सिस्टम कुछ घंटे बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए दिन के समय हुए एक्सीडेंट में व्यक्ति के बचने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों कभी कभी डॉक्टरों द्वारा सांप काटे हुए इंसान को भी रात को ना सोने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों कोई भी इंसान अपनी अंतिम सांस से अगर गिर रहा है तो समझ लें कि वह 3 AM से 5 AM के बीच में ही उसके मरने की संभावना ज्यादा होगी। ऐसे में अगर आप सतर्क हो जाएं तो शायद आप उस पेशेंट को बचा सकें। तो दोस्तों क्या यह जानकारी आपको पहले से पता थी? तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। तो दोस्तों जब किसी भी इंसान को दुख होता है तो वह रोता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। लेकिन रोने की प्रवृत्ति जानवरों में भी होती है, पर आंसू बहाने की प्रवृत्ति बहुत ही कम पाई जाती है। सभी स्तनधारियों में मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जिसे इमोशनल आंसू बहाने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों जो आंसू होते हैं वो देखने में तो सभी एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन हर समय एक ही जैसे आंसू नहीं निकलते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति प्याज काट रहा हो तो उस समय अलग तरीके के आंसू निकलते हैं। अगर कोई व्यक्ति घड़ियाली आंसू बहा रहा हो तो उस समय अलग तरीके के आंसू निकलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति दिल से रो रहा हो तो उस समय अलग तरह के आंसू निकलते हैं। तो दोस्तों इन आंसुओं को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रिफ्लेक्स टीयर। इस प्रकार के आंसू तब निकलते हैं जब कोई बाहरी चीज जैसे कि प्याज का रस, आंसू गैस, मिर्च आंखों के संपर्क में आती है तो रिफ्लेक्स टीयर आंखों को धोने का प्रयास करती है। दूसरा है बेसल टीयर। यह आंसू लगातार आंखों को गीला करने के लिए निकलता है, आंखों को चिकनाई देता है और धूल साफ करने में भी मदद करता है। इस तरह के आंसुओं में पानी, म्यूसिन्स, लिपिड्स, लीजोजाइम्स, लैक्टोफर्म, लिपोकैलिन, लैक्रिटिन, ग्लूकोज, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो आंखों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। और तीसरे तरह के आंसू हैं इमोशनल टीयर। इस तरह के आंसू तब निकलते हैं जब कोई व्यक्ति स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे कि क्रोध, पीड़ा, शोक और शारीरिक पीड़ा हो तब निकलते हैं। इस तरह के आंसू केवल निगेटिव भावनाओं की वजह से नहीं बल्कि अत्यधिक खुशी में भी निकलते हैं। अगर हम इमोशनल टीयर की बात करें तो इमोशनल टीयर बेसल टीयर और रिफ्लेक्स टीयर इन दोनों से अलग होते हैं। इमोशनल टीयर बेसल और रिफ्लेक्स टीयर की तुलना में अत्यधिक प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स वाले आंसू होते हैं। इमोशनल टीयर में हायर कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कि तनाव को बढ़ाने वाले हार्मोन्स जैसे कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक और ल्यूसिन इंकफिलिन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर व्यक्ति दुख के समय रोता है तो तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स आंसू के सहारे बाहर निकल जाते हैं
और रोने के बाद व्यक्ति अच्छा महसूस करता है और रोने से उसका तनाव खत्म हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति दुख के समय नहीं रोता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है तो तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे उसे लगातार तनाव बना रहता है। अगर यह तनाव लंबे समय तक चलता रहे तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और डिप्रेशन एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका अंत व्यक्ति के जीवन के साथ होता है। क्योंकि दोस्तों डिप्रेशन में व्यक्ति जीवन भर दवा की गोलियों पर ही जिंदा रहता है। इसलिए दोस्तों दुख की घड़ी में आप जितना रोएंगे उतना ही तनाव यानी कि डिप्रेशन से लड़ने में आपको ताकत मिलेगी। इसलिए दोस्तों कभी भी टेंशन ना ले। अगर टेंशन है भी तो उस टेंशन को खत्म करने के लिए उस काम को पूरा कीजिए जिसकी वजह से वह टेंशन है, या फिर आप एकांत में बैठ कर रो सकते हैं, चाहे आपकी उम्र चाहे जो भी हो। तो दोस्तों यकीन मानिए ये टेंशन धीरे धीरे चलता चला जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ना पसंद आई हो तो कोई बात नहीं, फिर से दूसरी वीडियो देख लेना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, फिर चलते हैं।